इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे: हेडफोन का वर्णन करना, अपने कंप्यूटर में हेडफोन प्लग इन करने का तरीका समझाना और अच्छे तरीके से सुनने के लिए आपके कंप्यूटर पर ऑडियो कॉन्फ़िगर करना। जैसे हम माउस प्लग इन करके ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, उसी तरह से हम स्पीकर कनेक्ट करके संगीत सुन सकते हैं, गेमिंग डिवाइस अटैच करके वीडियो गेम खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में हेडफोन भी प्लग इन कर सकते हैं और अपना पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं। इस आईटी साक्षरता प्रोग्राम में ऑडियो भी शामिल किया गया है, जिससे आपको आसानी से सीखने में सहायता मिले। अब आप इसे सुन रहे हैं। कैसे? निश्चय ही उन हेडफोन सेट के जरिए जो आपके उपयोग के लिए पहले से ही प्लग इन किए गए हैं। यदि आप स्वयं अपने हेडफोन प्लग इन कर सकते तो क्या ये अधिक रोचक नहीं होता? हेडफोन छोटे छोटे लाउडस्पीकर की जोड़ियां होते हैं, जिन्हें यूजर के कानों के पास लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन्हें ईयर स्पीकर या ईयरफोन भी कहते हैं। इनके वैकल्पिक इन ईयर संस्करणों को ईयरबड या ईयरफोन कहते हैं। हेडफोन का उपयोग ऑडियो सुनने के लिए कंप्यूटर के साथ किया जाता है। ऑडियो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संगीत, पाठ्य सामग्री अथवा वॉइस चैटिंग। हेडफोन का उपयोग सामान्यतः कंप्यूटर की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, जिससे आसपास की आवाजों से व्यवधान नहीं होता या ध्यान नहीं भटकता। वे आपको अन्य लोगों को परेशान किए बिना ही संगीत सुनने में सक्षम भी बनाते हैं। अपने कंप्यूटर में हेडफोन प्लग करने के लिए आपको डेस्कटॉप को समझने की और सीपीयू के सामने के रूप को समझने की आवश्यकता होगी। किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूलभूत भाग हैं: कंप्यूटर का केस अथवा सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और पावर कार्ड। सीपीयू पर नजर डालें। यहां आप एक सीडी या डीवीडी ड्राइव, कुछ यूएसबी पोर्ट, एक पावर बटन, ऑडियो इन और ऑडियो आउट के सॉकेट देखेंगे। सीडी या डीवीडी ड्राइव आप पाठ्यक्रम के लिए, मूवी देखने के लिए अथवा संगीत सुनने के लिए सीडी या डीवीडी इंसर्ट कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटर में अनेक यूएसबी पोर्ट होते हैं। इनका उपयोग लगभग सभी प्रकार के उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिनमें माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा आदि शामिल है। ये कंप्यूटर पर आगे की ओर और कभी-कभी पीछे की ओर स्थित होते हैं। पावर बटन का उपयोग कंप्यूटर में पावर को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। ऑडियो इन या आउट आप ऑडियो आउट सॉकेट में हेडसेट को कनेक्ट करके संगीत सुन सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो इन सॉकेट में माइक्रोफोन को कनेक्ट किया जा सकता है। इन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है कंप्यूटर में पीछे की ओर स्थित तारों के साथ उलझे बिना। आइए सीखें कि आपके कंप्यूटर में हेडसेट कैसे प्लग इन करते हैं। इस रोचक वीडियो को देखें, जिसमें आप इस प्रक्रिया के सारे चरण समझ सकते हैं। हेडसेट को प्लग इन करने के लिए इस प्रक्रिया का अनुसरण कीजिए। एक सुरक्षित केबल कनेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हेडफोन जैक को हेडफोन पोर्ट या स्पीकर पोर्ट में प्लग कीजिए और जैक को पूरी तरह से सॉकेट में डालें। डेस्कटॉप मोड में नीचे की ओर दाहिने सिरे के निकट स्थित स्पीकर आइकन पर क्लिक कीजिए। वॉल्यूम कंट्रोल विंडो प्रदर्शित होती है। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम स्लाइडर को पकड़कर उसे ऊपर की ओर ड्रैग कीजिए। आप स्लाइडर को नीचे की ओर ड्रैग करके वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं। याद रखें कि आपको वॉल्यूम को ऑन या ऑफ करने के लिए म्यूट स्पीकर पर क्लिक करना चाहिए। स्पीकर के लिए एप्लीकेशन वॉल्यूम कंट्रोल को देखने के लिए मिक्सर पर क्लिक कीजिए। हेडफोन या स्पीकर जैसे कनेक्ट किए हुए उपकरण के लिए और एप्लीकेशन अथवा सिस्टम साउंड के वॉल्यूम को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ हेडफोन में हेडसेट में ही ऑन ऑफ बटन हो सकते हैं। कृपया जांचें कि बटन ऑन किया हुआ है। यदि आपके कंप्यूटर में हेडफोन का पोर्ट नहीं है, तो आप कंप्यूटर के पीछे की ओर स्थित स्पीकर पोर्ट से स्पीकर के केबल हटा सकते हैं और हेडफोन को इस पोर्ट से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल आसान। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा हेडफोन के बारे में, आपके कंप्यूटर के लिए हेडफोन्स प्लग इन करना और अच्छे तरीके से सुनने के लिए आपके कंप्यूटर पर ऑडियो कॉन्फ़िगर करना। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करना और
ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को स्पष्ट करना। हेलो मित्रों, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणाओं को समझने के साथ अपना सीखना आरंभ करें। आप जानते ही होंगे कि किसी एक भाग को कंप्यूटर नहीं कहते। कंप्यूटर वास्तव में एक साथ कार्य करने वाले अनेक भागों की प्रणाली है। इसके भौतिक भाग, जिनको आप देख और छू सकते हैं, वो सामूहिक रूप से हार्डवेयर कहलाए जाते हैं। ये विभिन्न भाग एक या अधिक कार्य करते हैं, जिनमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ये भाग परस्पर संचार कैसे करते हैं और आपके द्वारा निर्देशित विशिष्ट कार्य कैसे करते हैं? ये मानवीय भाषा को कैसे समझते हैं? यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम का अस्तित्व सामने आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर केवल एक ऐसे बक्से के समान होता है जिसके विभिन्न अंग होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर बेकार होता है। क्या आप अधिक जानना नहीं चाहेंगे? हार्डवेयर के विपरीत आप ऑपरेटिंग सिस्टम को छू या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये उसमें लोड होने वाली पहली चीज होती है। आरंभिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। उस समय के कंप्यूटर आज की कंप्यूटर की तुलना में इतने अधिक साधारण थे कि कंप्यूटर में प्रोग्राम अक्सर मैकेनिकल स्विच की पंक्तियों में एक एक करके एंटर किए जाते थे। व्यावसायिक कंप्यूटर की उन्नति के साथ साथ हमें अनेक संख्या में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार को प्रस्तुत किया, जिसका नाम पहले विंडोज रखा गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने विश्व में पर्सनल कंप्यूटर की मार्केट पर राज्य किया। आइए सीखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक तरह से क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को मनुष्यों के उपयोग के योग्य बनाता है। इसके बिना साधारण सी चीज भी करने के लिए हजारों निम्न स्तरीय ऑपरेशन करने पड़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से आप आसानी से इन कार्यों को कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का लक्ष्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित और नियंत्रित करना होता है, जिससे उपकरण एक प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। ऑपरेटिंग सिस्टम को विभिन्न स्रोतों का प्रबंधक भी माना जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही निश्चित करता है कि कंप्यूटर के किस स्रोत का उपयोग किस समस्या का समाधान करने में होगा और उनका उपयोग किस क्रम में किया जाएगा। आज सेल फोन से लेकर वायरलेस एक्सेस पॉइंट तक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले अनेक उपकरणों में ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। जब आप आधुनिक कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो आपको काम करना बहुत आसान लगता है, लेकिन याद रखें, विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को अनेक जटिल कार्य संपादित करने होते हैं। सभी अनिवार्य कार्यों को संभालने वाला, पर्दे के पीछे कार्य करने वाला वास्तविक कार्यकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मूवी के निर्देशक के समान होता है। वो मूवी में नजर तो नहीं आता, लेकिन वो पटकथा, स्थान की योजना, शॉट के चयन, अभिनय की शैली, संगीत से लेकर मूवी के प्रभाव को प्रभावित करने वाली सभी चीजों का ध्यान रखता है। इसी प्रकार ओएस कंप्यूटर हार्डवेयर में अनेक आंतरिक कार्य करता है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। इसको जानना क्या सचमुच रोचक नहीं? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI के द्वारा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधे संपर्क बना सकते हैं। कई GUI एक स्थान प्रदान करते हैं जिसे डेस्कटॉप कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं विंडोज, नोवेल नेटवेयर, मैक ओएस, यूनिक्स और लिनक्स। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रियाओं को इन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: यूजर एवं कंप्यूटर के बीच संचारक, प्रक्रियाओं का प्रबंधन, पेरिफेरल प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख क्रियाओं में से एक है यूजर और कंप्यूटर के बीच संचार का प्रामाणिक साधन स्थापित करना। कंप्यूटर के हार्डवेयर एक दूसरे से संचार करने के लिए मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को नहीं समझते, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तब हमें कंप्यूटर से बिल्कुल सही परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। दरअसल ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हमारी इनपुट को उस भाषा में परिवर्तित करता है जिसे हार्डवेयर समझ सके। ये आउटपुट को
यूजर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में परिणत करता है। आपने अनुवादकों को देखा ही होगा जो एक भाषा को दूसरी में परिणत करते हैं। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक अनुवादक होता है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लगता? ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख क्रियाओं में से एक है प्रक्रियाओं का प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशनों को एक साथ चलाने की सुविधा देता है। ये प्रोसेस होने वाले विभिन्न प्रोसेसों का पता लगाता है और प्रत्येक प्रोसेस की प्रोसेसिंग का प्रबंधन करता है। प्रोसेस प्रबंधन किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े एक ट्रैफिक नियंत्रक की तरह होते हैं। ट्रैफिक नियंत्रक का कार्य बिना किसी ट्रैफिक जाम या दुर्घटना के सभी ट्रैफिक का प्रबंधन करना है। इसी प्रकार प्रोसेस प्रबंधन का कार्य बिना किसी टकराव या गतिरोध के सभी प्रोसेसों का प्रबंधन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों के कार्यों का प्रबंधन करता है। प्रिंटर और स्कैनर जैसे विभिन्न इनपुट और आउटपुट उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर की भांति होता है जो अपने सहकर्मियों को विभिन्न कार्य सौंपता है जिससे वे उसे कुशलतापूर्वक कर सकें। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह होता है जो सभी उपकरणों पर अपना नियंत्रण रखता है ताकि वे प्रभावशाली और कुशलतापूर्वक ढंग से कार्य कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका सचमुच चमत्कारिक है। मेमोरी प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वाधिक प्रमुख कार्यों में से एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्णय करता है कि कौन सी फाइल मेमोरी में किस स्थान पर स्टोर होगी। प्राइमरी यानी रैम और सेकेंडरी यानी रोम दोनों प्रकार की मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के नियंत्रण में कार्य करती है। आसानी से समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि रैम एक शोरूम की तरह है जबकि हार्ड डिस्क एक गोदाम की तरह है और सीपीयू दुकानदार के समान है। जब भी कोई यूजर सीपीयू से कोई प्रोग्राम मांगता है ये पहले रैम में यानी शोरूम में जांचता है। अगर वो वहां नहीं है तो फिर हार्ड डिस्क में जहां गोदाम है वहां खोजता है। क्या ये समझने के लिए आसान नहीं है? जिन कार्यों की चर्चा की गई है उनके आधार पर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व समझ सकते हैं। ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। वास्तव में ओएस यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर हार्डवेयर को कार्यान्वित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम पर काम करना बिल्कुल ही असंभव है। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। इस असाइनमेंट के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। विंडोज 10 के फीचर्स का वर्णन करना और विंडोज 10 का उपयोग करने के फायदों को स्पष्ट करना। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली का नवीनतम संस्करण है। विंडोज 10 के साथ कीबोर्ड से स्पर्श आधारित इंटरफेस के लिए स्विच करना पहले से अधिक आसान हो गया है।
ये स्मार्टफोन, टैब या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी हो, विंडोज 10 का उपयोगकर्ता सुखद अनुभव लेता है। विंडोज 10 की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा बेहतर हो रहा है। अपने आप अपडेट्स सक्षम करने के साथ आप विंडोज 10 के फीचर्स और सुरक्षा को उनके जल्द से जल्द उपलब्ध होने पर प्राप्त करते हैं, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन लैंग्वेज 2 पर आधारित नए इंटरफेस का उपयोग करता है। हालांकि इंटरफेस टैबलेट उपयोगकर्ता को बड़ा समर्थन प्रस्तुत करता है। स्टार्ट बटन डेस्कटॉप पर काम करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी कार्यक्षमता को प्रस्तुत करता है। विंडोज 10 के कुछ नए फीचर्स में कोर्टाना नामक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक, लाइव एप्लीकेशन टाइल्स और विंडोज पर आधारित एप्लीकेशंस के लिए विंडोज स्टोर शामिल है। इसलिए विंडोज 10 पावर पैक्ड और आधुनिक संचालन प्रणाली है, जिसमें विंडोज के पिछले संस्करण के समस्त फायदे और बहुत कुछ शामिल है। कोर्टाना में इंटीग्रेटेड सर्च फीचर है, जो स्थानीय कंप्यूटर के साथ साथ वेब पर स्रोत या विषय के लिए सर्च करना आसान बनाता है। टास्क व्यू फीचर आपको विभिन्न आभासी डेस्कटॉप्स के बीच स्विच करने में मदद करता है। विंडोज 10 सुधारित बिटलॉकर एन्क्रिप्शन के माध्यम से डेटा की अच्छी सुरक्षा को प्रस्तुत करता है। अगर आपको आधुनिक और जलद वेब ब्राउजर की जरूरत है तो निश्चिंत हो जाइए। विंडोज 10 आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज लाया है। ये एक हल्का और अभिनव ब्राउजर है, जिसमें नोट्स लेने के लिए और वेब पेजेस पढ़ने के लिए इनबिल्ट टूल्स शामिल हैं। विंडोज 10 आपको एक ही प्रोग्राम के कई सारे उदाहरणों को एक ही समय पर खोलने की अनुमति देता है। इस फीचर के उपयोग के लिए टास्क बार में प्रोग्राम के पहले उदाहरण पर क्लिक करने के दौरान केवल शिफ्ट की को होल्ड कीजिए। दूसरा उदाहरण खुल जाएगा। कृपया ध्यान दीजिए कि कुछ प्रोग्राम्स मल्टीपल इंस्टेंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। यद्यपि विंडोज 10 सुविधा समृद्ध संचालन प्रणाली है, इसका बूटिंग समय प्रभावशाली है। अध्ययन के अनुसार अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी विंडोज 10 बूट होने के लिए केवल उतना ही समय लेता है जितना कि पहले तुरंत बूट करने वाले संस्करण लेते थे। विंडोज 10 को स्लीप और हाइबरनेशन मोड से जागृत होने के लिए अन्य संस्करणों की तुलना में काफी कम समय की आवश्यकता होती है। विंडोज एक्शन सेंटर आपके कंप्यूटर पर अधिसूचना की डिफॉल्ट प्रणाली को बदलने में और सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित तुरंत कार्यवाही को कस्टमाइज करने में आपकी मदद करता है। बिटलॉकर नामक फुल ड्राइव एन्क्रिप्शन फीचर, जिनका उपयोग पहले के विंडोज के संस्करणों में किया जाता था, वे विंडोज 10 में अपडेटेड हो गए हैं। बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन ये डेटा का सुरक्षा फीचर है जो संचालन प्रणाली को एकीकृत करता है और खोना, चोरी या अन्य अनुचित कंप्यूटर से डेटा की चोरी या जोखिम की धमकियों को संबोधित करता है। विंडोज कैलकुलेटर ऐप पहले के संस्करणों की तुलना में विंडोज 10 में पूरी तरह से नए रूप में दिखता है। बटन सपाट है और इंटरफेस स्पर्श के अनुकूल है। सबसे रोचक बात यह है कि ये केवल डेस्कटॉप पर ही काम नहीं करेगा, बल्कि किसी भी विंडोज 10 आधारित उपकरण पर काम करेगा। विंडोज 10 यूजर इंटरफेस और कंप्यूटर डिस्प्ले में नवीनतम प्रवाहों को प्रतिबिंबित करना चाहता है। स्टार्ट मेन्यू 2 सेक्शंस में विभाजित किया गया है। एक विभाग प्रोग्राम्स मेन्यू को स्क्रॉल डाउन करने के लिए है और अन्य एप्लीकेशन टाइल्स के लिए है। विंडोज 10 नया फीचर टास्क व्यू है। ये फीचर आपको अलग आभासी डेस्कटॉप के अंदर संबंधित विंडोज और ऐप को एक साथ जमा करके उनके लिए तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट होम ग्रुप नामक एक साधारण इंटरफेस में सामान्य नेटवर्क आधारित शेयर किए जाने वाले कार्यों को संगठित करता है। होम ग्रुप में कंप्यूटर्स आसानी से होम नेटवर्क पर दस्तावेजों, डिजिटल मीडिया फाइल्स और प्रिंटर्स को शेयर करता है।
स्निपिंग टूल आपके डेस्कटॉप पर कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है, जैसे कि पिक्चर या वेब पेज का विभाग। आप पूरी विंडो, स्क्रीन के आयताकार विभाग या अपने माउस या टैबलेट पेन के साथ निकाले हुए फ्री हैंड की आउटलाइन को स्निप कर सकते हैं। विंडोज 10 में पेरेंटल कंट्रोल फीचर संभावित हानिकारक वेबसाइट्स, ऐप या खेलों से छोटे बच्चों को प्रतिबंधित करने के लिए माता-पिता और अभिभावकों को अनुमति देता है। इन फीचर्स का उपयोग करने के लिए सेटिंग्स में, फिर अकाउंट्स में और फिर फैमिली एंड अदर पीपल में जाइए। आपको अपने कंप्यूटर पर इन फीचर्स को लागू कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ साइन इन करना आवश्यक होगा। अगर आपको विंडोज 10 के उपयोग के दौरान कोई समस्या आती है, तो स्टेप्स रिकॉर्डर नामक डेस्कटॉप ऐप का उपयोग करके उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसे सपोर्ट टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकता है। स्टेप्स रिकॉर्डर उपयोगकर्ता द्वारा उठाए गए हर चरण का स्क्रीनशॉट लेता है, ताकि शारीरिक रूप से उपकरण को संभाले बिना समर्थन कर्मचारी दूर से एक समाधान प्रदान कर सकते हैं। रिबन ये यूजर इंटरफेस घटक हैं, जिसमें विभिन्न समूहों में स्थित मेन्यू आइटम्स के सेट शामिल है। विंडोज 10 में रिबन वास्तविक संचालन प्रणाली का एक हिस्सा है, इसलिए आप उसे केवल इनबिल्ट विंडोज एप्लीकेशंस में ही नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में भी देख सकते हैं। विंडोज 10 में नया पॉपअप मेन्यू शामिल है, जैसे कि उपलब्ध नेटवर्क्स कनेक्शंस के विभिन्न प्रकारों को खोजने और कनेक्ट करने के लिए उपयोगिता, जिसमें वाईफाई, मोबाइल ब्रॉडबैंड, डायल अप और वीपीएन कनेक्शंस शामिल है। ये इंटरफेस आपकी पसंद के नेटवर्क को सिलेक्ट करना आसान बनाता है। विंडोज मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन का उपयोग ऑडियो और वीडियो को लगाने के साथ साथ इमेजेस को देखने के लिए कर सकते हैं। ये मीडिया प्लेयर अलग अलग प्रकार के मीडिया फाइल फॉर्मेट्स को समर्थित करता है। इसकी कुछ प्रमुख सुविधाओं में डीवीडी प्लेबैक को बढ़ाना, पीसी टू पीसी और इंटरनेट आधारित मीडिया स्ट्रीमिंग और डिस्क बर्निंग और रिपिंग शामिल है। जैसे कि आपने अभी देखा कि आप अपनी महत्वपूर्ण चीजों को रखने के लिए व्यक्तिगत लॉकर का उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही आपको डिजिटल लॉकर की भी जरूरत अपने महत्वपूर्ण डिजिटल क्रेडेंशियल्स को रखने के लिए हो सकती है। विंडोज 10 में क्रेडेंशियल मैनेजर उपयोगिता आपके क्रेडेंशियल्स सेव करती है, जैसे कि यूजर नेम्स और पासवर्ड्स, ताकि आप आसानी से वेबसाइट्स, नेटवर्क कंप्यूटर्स और अन्य स्रोतों पर अपने आप लॉग ऑन कर सकते हैं। विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज नामक हल्का, तेज और आधुनिक वेब ब्राउजर हैं। इसमें ब्राउजर पर शाब्दिक सामग्री को पढ़ने के लिए, टेक्स्ट को रेखांकित करने के साथ साथ समर्पित रीडिंग मोड के लिए विशेष एनोटेशन टूल है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट एज ये विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, विंडोज 10 में वैकल्पिक ब्राउजर के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 शामिल है। कोर्टाना विंडोज 10 में आभासी सहायक है। कोर्टाना का उपयोग करने के लिए स्टार्ट के पास के सर्च बॉक्स में आपके पसंद के विषय या शंका को टाइप कीजिए, अन्यथा आप माइक्रोफोन सिलेक्ट करके कोर्टाना से बात कर सकते हैं। कोर्टाना का उपयोग करके आप वेब के साथ साथ स्थानीय कंप्यूटर पर किसी भी स्रोत या विषय के लिए सर्च कर सकते हैं। कोर्टाना का उपयोग रिमाइंडर्स को सेट करके आपके समय सारणी को सुनियोजित करने के लिए भी किया जा सकता है। क्या ये अद्भुत नहीं है? याद रखिए, कोर्टाना का आप जितना अधिक उपयोग करेंगे, वो उतनी ही आपको सेवा प्रदान करने में सक्षम होगी। जैसे कि आप रोजमर्रा के उपयोग के लिए किराने की दुकान से कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं, तो वैसे ही आपको विंडोज 10 में डाउनलोड, इंस्टॉल और ऐप्स और गेम्स के उपयोग के लिए विंडोज स्टोर की जरूरत होती है। जबकि स्टोर पर कई सारे ऐप्स और गेम्स उपयोग के लिए मुफ्त हैं, अन्य में ऐप परचेसेस शामिल होता है या उन्हें डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए
आपको भुगतान करना आवश्यक होता है। स्टोर पर ऐप्स और गेम्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे यूनिवर्सल हैं। इसका अर्थ है कि आप उन्हें बिना परेशानी के किसी भी विंडोज 10 आधारित उपकरण पर चला सकते हैं। आप इस असाइनमेंट के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा विंडोज 10 के फीचर्स और विंडोज 10 के फायदे। टिरी, हे टिरी, क्या हुआ मेरी? आज इस कंप्यूटर में कुछ हुआ तो नहीं है? देखो रोज की तरह ये चल नहीं रहा है। लगता है सिद को ये पता चल गया है कि हम उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसने कंप्यूटर लॉक कर दिया है। यार मेरी कंप्यूटर को बूट करो ना। ओह, मुझे पता है अब वो क्या कर रहा होगा। मुझे पता था यार कि तुम ऐसा ही कुछ पागलपन करोगे। जब मैंने कहा बूटिंग करो तो इसका मतलब ये नहीं कि बूट से मारो। जो तुम कर रहे हो उसे किकिंग कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है भाई। कंप्यूटर को बूट करने के दो प्रकार होते हैं, एक कोल्ड बूट और दूसरा वार्म बूट। जब हम कोई कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जो बहुत देर से बंद था, वो कहलाएगा कोल्ड बूट। अब हम देखेंगे कि कोल्ड बूट कैसे किया जाता है। अब ये फिर से क्यों बंद हुआ? रुको, मुझे पता है कि अब क्या करना है। विंडोज लोड होने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तब हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए हमारे सीपीयू के पावर बटन को दबाकर। ये कहलाएगा वार्म बूट। मेरी, अब मुझे लगता है कि कंप्यूटर बूटिंग क्या होती है तुम सही मायने में समझ चुके हो। कंप्यूटर शुरू होते ही मॉनिटर पर हमें डेस्कटॉप दिखता है। उसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक तो जो चित्र नजर आ रहा है वो वॉलपेपर है। दूसरा भाग बाई तरफ आपको यह जो छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं, उन्हें हम आइकॉन कहते हैं। उस हर आइकॉन का प्रयोग करके कंप्यूटर पे अलग-अलग प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है नीचे दिखने वाला टास्क बार। टास्क बार में बाईं ओर से स्टार्ट का बटन होता है तो दाहिनी ओर समय तथा तारीख होती है। ये जो हिलता हुआ बाण अथवा एरो दिखता है उसे हम कर्सर कहते हैं
तथा यह कर्सर माउस की सहायता से हम नियंत्रित करते हैं। आइए देखते हैं अपने स्मार्टफोन में ईमेल कैसे देखें। स्मार्टफोन पर कुछ ऐप फोल्डर में या सीधे मेन्यू में मिल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस फोन में गूगल नाम का एक फोल्डर है जिसमें गूगल के कई ऐप हैं। तो चलिए हमारे जीमेल अकाउंट को एनेबल करें। यहाँ आपको लॉगिन विंडो दिखाई देती है। देखिए मेरा एक अकाउंट पहले से ही लॉग्ड इन है, इसलिए हम दूसरे अकाउंट को एनेबल करने के लिए फोटो पर टैप करेंगे। यदि स्मार्टफोन में पहले से ही एक से अधिक ईमेल आईडी अकाउंट्स हैं, तो आप उन सभी ईमेल आईडी को यहाँ देख सकते हैं। अब हम एक और अकाउंट ऐड करेंगे। सेटअप ईमेल यह विकल्प यहाँ दिखाई देता है। हाँ, यदि आप यह पहली बार है जब स्मार्टफोन पर मेल करने के लिए लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको सीधे इस सेटअप पेज पर भेजा जाएगा। अब हम अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए गूगल का चयन करेंगे। अब अपनी ईमेल आईडी यहाँ डालें और आगे बढ़ें। आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा, इसे टाइप करें। मैंने अपना मोबाइल नंबर अपने जीमेल खाते में नहीं जोड़ा है, इसीलिए यहाँ इसके लिए एक विकल्प है। यदि आप यहाँ आपका एक नंबर जोड़ना चाहते हैं तो यस आई एम इन ये विकल्प चुनें और अपना नंबर इस ईमेल आईडी में जोड़ें। मैं अभी यहाँ कोई मोबाइल नंबर नहीं जोड़ना चाहती, तो स्किप करते हैं। अब आप गूगल के गूगल टर्म्स एंड सर्विसेज एग्रीमेंट को देखते हैं। यहाँ आई एग्री इस ऑप्शन को चुनें और देखिए हमारा नया खाता अब जोड़ दिया गया है। अब आप अपनी नई ईमेल आईडी का चयन करें। यह इनबॉक्स है और यहाँ आपको आए हुए सभी मेल दिखाई दे रहे हैं। अन्य विकल्प देखने के लिए यहाँ टैप करें। यहाँ इनबॉक्स के सभी मेल विभिन्न श्रेणियों में जैसे प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस इसमें दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्टार, स्नूज्ड, इम्पोर्टेंट, सेंट, शेड्यूल्ड मेल्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, स्पैम एंड बिन ऐसे अन्य विकल्प भी हैं। इन सभी विकल्पों में इससे संबंधित मेल्स हैं। आपको यहाँ कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स भी दिखाई देंगे। तो चलिए एक ईमेल भेज के देखते हैं। उसके लिए नीचे दाईं ओर प्लस बटन का चयन करें। अब कंपोज विंडो खुली है। यहाँ मेल का विषय और ड्राफ्ट लिखें। उस व्यक्ति की मेल आईडी जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं एंटर करें। देखें कि आपका ईमेल भेजा जा रहा है। जैसे ही इसे भेजा जाएगा, यह स्टेटस प्रदर्शित करेगा। देखें आपके द्वारा अभी भेजा गया ईमेल यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए ईमेल के पासवर्ड को रीसेट करने का तरीका भी देख लें। सेटिंग्स मेनू पर जाएं, अपनी ईमेल आईडी चुनें। यदि यह इस फोन से जुड़ी एकमात्र ईमेल आईडी है तो यह विकल्प दिखाई नहीं देगा। यहाँ आपको सेटिंग्स के तहत विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे। आप मैनेज योर गूगल अकाउंट का चयन करेंगे। आपके ईमेल अकाउंट को मैनेज करने के विभिन्न विकल्प जैसे कि होम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग, पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस आदि दिखाई दे रहे हैं। अपना पासवर्ड बदलने के लिए हम सिक्योरिटी ऑप्शन में पासवर्ड टैप करेंगे। आगे बढ़ने के लिए वह आपसे अब आपका पासवर्ड मांगता है, उसे डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ आप नया पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। याद रखिए, अपना पासवर्ड बनाते समय हमेशा अक्षरों, संख्याओं और सिंबल्स का उपयोग करें। और हाँ, यह कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। अब हम फिर से अपना नया पासवर्ड दर्ज करेंगे, फिर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। देखिए, अब पासवर्ड बदल गया है। इस तरह हम अपने स्मार्टफोन पर ईमेल पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सभी कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। टाइपराइटर जैसे नजर आने वाले कीबोर्ड में अल्फाबेट के सभी अक्षर
0 से 9 तक संख्याएं और अतिरिक्त स्पेशल प्रक्रिया संबंधी बटन होते हैं। लोगों को समझ में आने वाले अक्षरों, संख्याओं और विशेष कैरेक्टरों को कीबोर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ये सिग्नल सिस्टम यूनिट में भेजे जाते हैं और वहां प्रोसेस होते हैं। यदि आप केवल न्यूमेरिक डेटा का उपयोग करने वाले हैं तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर टच टाइपिंग सीखे बिना भी आप नंबर पैड पर टच टाइपिंग सीख सकते हैं। संख्याओं को एंटर करते समय स्पीड की अपेक्षा परिशुद्धता हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होती है। अभ्यास सत्रों को बहुत धीमे धीमे करें। स्पीड बाद में स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो डिफॉल्ट से न्यूमेरिक पैड ऑन रहता है। बाईं ओर शीर्ष पर स्थित बटन नम लॉक को दबाने से न्यूमेरिक पैड ऑफ हो जाता है। जब पैड ऑफ होता है तो बटन निचले भाग पर क्रियाएं करते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 6 के बटन से आप कर्सर को दाहिनी ओर ले जा सकते हैं। संख्या 3 पेज डाउन बटन का काम करती है आदि। संख्याओं को टाइप करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करना सीखने के लिए सुनिश्चित करें कि नम लॉक ऑन है। कीबोर्ड पर आपको एक छोटी सी लाइट जलती नजर आएगी।